एक मिनट बस इसमें। गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया सेक्शन। और सबसे पहले मैं लूँगा एमपीजीएस। एमपीजीएस में हम लोग किस तरीके से चलेंगे और बेयर मिनिमम टाइम में पूरा एमपीजीएस कवर करेंगे, पूरी स्ट्रेटजी में आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एमपी में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो एमपी के जीएस वाले पार्ट में हम लोग जिन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे सारी, वो होंगे हमारे एमपी के हिस्ट्री वाला पार्ट। अगर आप में से किसी को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो मुझे कमेंट करके बता दे, तो हम हिंदी में भी लिख लेंगे उसको, वरना मैं लिखने का काम इंग्लिश में ही रखूँगा। तो यहाँ पर हम लोग एमपीजीएस में जो पूरा सेक्शन उठाएंगे उसमें सबसे पहला पोर्शन रखेंगे हम लोग एमपी की हिस्ट्री। इस एमपी की हिस्ट्री में ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एमपी की वो मेजर डायनेस्टियाँ जहाँ से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन सिंधिया डायनेस्टी का हो, या फिर वो बुंदेला डायनेस्टी हो, या होलकर डायनेस्टी हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी और डायनेस्टियाँ जो मध्य प्रदेश के अलग अलग सेक्शन से जुड़ी हुई हैं हिस्ट्री में। और आगे चलकर हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल वाले पार्ट की, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जितने भी विद्रोह उससे संबंधित हैं, चाहे वो 1800 का विद्रोह हो, या फिर 1842 में बुंदेला विद्रोह हो, 1857 का विद्रोह हो, और उसके बाद आगे चलने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं वो सब हिस्ट्री के सेक्शन में आ जाएंगी। तो बेसिकली बात करें तो हिस्ट्री का पूरे पार्ट को दो पार्टों में बाइफरकेट करूंगा मैं यहाँ पर। और पहला पार्ट जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे डायनेस्टी रिलेटेड पार्ट, और इस डायनेस्टी को हिंदी में बोला जाता है राजवंश। और दूसरा पार्ट हम लोग जो रखेंगे वो होगा हमारा फ्रीडम मूवमेंट वाला पार्ट, और इस फ्रीडम मूवमेंट में स्वतंत्रता संग्राम वाला पार्ट होगा। इस स्वतंत्रता संग्राम वाले पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्रोह से लेकर जाएंगे, और विद्रोह से स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं जिन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो सारे पार्ट रखेंगे हम। और इसी पार्ट को आगे ले जाते हुए हम लोग जोड़ देंगे मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन यहाँ से। तो ये बेसिकली एक पूरी की पूरी कंटिन्यूटी बन जाएगी, आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली टेकल कर पाएंगे। देन हम लोग सेकंड वाले सेक्शन पे बात करेंगे, वो होगा हमारा एमपी का ज्योग्राफी वाला सेक्शन। जब हम इस सेक्शन को उठाएंगे तो इस सेक्शन में हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता अभी तक, जिन लोगों ने बेसिक बुक भी अगर स्टडी नहीं की है, तो यहाँ पर हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसको हिंदी में अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। यहाँ से लेते हुए जाएंगे और एमपी के मैप पे उन सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को फिल करेंगे जहाँ से एमपी का ओरिजिन शुरू हुआ है। और उसके बाद यहाँ से आगे ले जाते हुए ज्योग्राफी में फिर हम लोग देखेंगे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर। ये फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर जिसे हिंदी में बोला जाता है मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम से, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के बाद हम लोग इसी स्ट्रेटजी को पूरा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं आपको सिंपल अगर ऐसे ही बता दूं तो भौतिक प्रदेश के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के वन, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का जल विद्युत, और उससे जुड़ा हुआ और इम्पोर्टेंट पार्ट जो बेसिकली ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। देन उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग लेंगे मिसलिनियस वाला पार्ट। और इस मिसलिनियस वाले पार्ट को मैंने क्यों मिसलिनियस नाम दिया है कि इसके बाद जितना भी एमपी बचा हुआ है वो सारा हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। जैसे एमपी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इस राजनीतिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश की सारी राजनीतिक व्यवस्था को कवर कर लेंगे हम लोग। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उसमें विधानसभा वाला चैप्टर आ जाएगा, मध्य प्रदेश का पंचायती राज, मध्य प्रदेश की नगरीय व्यवस्था। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है वो पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाएगा, चाहे वो राज्यपाल से जुड़े हुए फैक्ट हो या फिर सीएम से जुड़े हुए सारे के सारे फैक्ट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट सम अदर रिलेटेड इशू। मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स वाला पार्ट ये आ जाएगा यहाँ पे, मध्य प्रदेश का जितना भी खेल कूद है, मध्य प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटियां हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वन
इन दिस स्पेसिफिक सेक्शन। तो हम लोग पूरे एमपी का जो पूरा का पूरा सिनेरियो लेके चल रहे हैं वो कुछ इस तरीके का है। इसमें हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी और मिसलिनियस 3 पार्टों में इसको कवर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप में से किसी का डाउट हो तो एक बार मुझे लिख के भेज देना। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से आगे और क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये बिल्कुल बस केवल एक ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग में जो मेन पर्पस था वो था कि चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम का जो मेन थीम है वो है एमपीजीएस के मैक्सिमम सेगमेंट को कवर करना। तो उसी मैक्सिमम सेगमेंट के वो 3 एस्पेक्ट जो मैंने यहाँ पर बताए थे उससे रिलेटेड बात चल रही थी। मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ जहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से चलता है, और उसका नाम है मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एवं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी। यहां से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक पार्ट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और एक पार्ट ऐसा है जो उसकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बेसिकली इसमें आपस में एक दूसरे में इंडल्ज है। तो यहाँ एक सिंपल बात चल रही है। अगर मैं एमपी के मैप को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, और उसमें हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन हमें कुछ किस तरीके से दिखता है। तो एमपी की हिस्ट्री से अगर मैं इसकी शुरुआत करूँ तो मैं इस एमपी को 2 पार्ट में बाइफरकेट करता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग एमपी की हिस्ट्री में देखें कि मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से जुड़ता है। तो ये मध्य प्रदेश का गठन बेसिकली यहाँ पर 3 अलग अलग पार्टों में जुड़ा हुआ है। ये जो पार्ट है ये बेसिकली वो पार्ट हैं जो पहले इतिहास में डायनेस्टियों के नाम से जाने जाते थे, जिनको हम लोग राजवंशों के नाम से बोलते हैं। और यही राजवंश बेसिकली अलग अलग नामों से जाने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ये जो पार्ट है ये गोंडवाना का पार्ट है, और यहाँ पर गोंड डायनेस्टी रूल करती थी एक स्पेसिफिक एरिया में। ये जो पार्ट है ये बुंदेलखंड का पार्ट है, और इस जगह पर जो डायनेस्टी रूल करती थी वो बुंदेला डायनेस्टी रूल करती थी। और ये जो पार्ट है बघेलखंड का, यहाँ पर बघेल राजवंश रूल करता था। ये तीनों जो बातें चल रही हैं ये बात चल रही है 14 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच की। 14 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच की बात चल रही है। अब इन सब जगह पर हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। और मध्य प्रदेश के गठन की हम लोग एक सिंपल बात करते हैं तो आप देखना यहाँ पर कि ये बुंदेलखंड में रहने वाले वो लोग हैं जो बुंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गोंडवाना वाले क्षेत्र में रहते हैं जो गोंड डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर इस वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है बघेलखंड का, यहाँ पर बघेल डायनेस्टी रूल कर रही थी। और ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया वो 14 to 1800 सेंचुरी का टाइम पीरियड था। सिमिलरली मध्य प्रदेश के वेस्टर्न वाले पार्ट में अगर मैं आता हूँ तो इस वेस्टर्न वाले पार्ट में भी यहाँ पर आपको 3 अलग अलग डायनेस्टियाँ मिलेंगी। एक डायनेस्टी जो यहाँ रूल कर रही है वो है होलकर डायनेस्टी। एक डायनेस्टी जो यहाँ रूल कर रही है वो है सिंधिया डायनेस्टी। और एक डायनेस्टी जो यहाँ रूल कर रही है वो है भोपाल के नवाब। ये 6 वो मेजर डायनेस्टियां हैं जिन डायनेस्टियों का सबसे ज्यादा एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके बाद अलग में अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत छोटी छोटी टाइनी डायनेस्टियां हैं जो मध्य प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में सिचुएटेड हैं। अब बात चल रही है कि मध्य प्रदेश के गठन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1947 से हम उस पार्ट को लेकर जाते हैं। तो 1947 से इस पार्ट को लेकर जाएंगे 1947 48 से अगर मैं बात करूंगा 1956 की, ये इस पार्ट को अगर मैं रखता हूं यहाँ पर
ये पहला पार्ट है, और इस पार्ट से आगे लेकर जाऊंगा फिर उस 1956 से। तो सेकंड वाला पार्ट हम लोग जो लेंगे वो लेंगे 1956 से टिल नाउ, अभी तक का। 1 नवंबर 1956 ये वो डेट है जब एमपी बना था। लेकिन इसके बनने से पहले की घटनाओं को जो हम लोग देखते हैं वो पूरा का पूरा प्रोसीजर कहलाता है इसका ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस मध्य प्रदेश के गठन की जो बात चल रही है, आप लोग अब भी आए हैं तो एक बार आपको जस्ट 2 मिनट के लिए ब्रीफिंग कर दूं। एक सिंपल बात चल रही है, एमपी का गठन एवं पुनर्गठन एक टॉपिक है, हर बुक में आपको पहले नंबर पे मिलता है, पहले पेज पर ही मिलेगा। तो एमपी का गठन पुनर्गठन किस तरीके से हुआ उसकी एक पूरी प्रोसेस को लेकर चल रहा हूँ। दैट प्रोसेस इज बेसिकली कंटिन्यू विद अ स्लो प्रोसेस, है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपिंग प्रोसेस। तो इसकी जो प्रोसेस है, इसका हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट कुछ अगर जुड़ता है तो वो हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट कुछ इस तरीके से जुड़ता है कि बिफोर 1947, इससे पहले अगर हम लोग बात करें, बिफोर 1947 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, इससे पहले की अगर एमपी की स्थिति को आप उठा के देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि एमपी के अलग अलग एरिया में अलग अलग राजवंश के लोग रह रहे हैं, और ये लोग राजा महाराजा कहलाते थे। जैसे बुंदेला राजपूत, तो वो बुंदेलखंड में रहते हैं, गोंडवाना गोंड, इसी तरीके से बघेलखंड में बघेल, इसी तरीके से इंदौर में होलकर, उज्जैन में सिंधिया जो बाद में ग्वालियर चले गए, और उसके बाद में भोपाल के नवाब। ये मेजर मेजर है, कुछ अलग है, वो छोटे छोटे लेवल पे वो भी अलग है। तो इस तरीके से ऑल ओवर अगर मध्य प्रदेश में आप देखो तो मध्य प्रदेश में आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कुछ रियासतें, इनको बाद में चल के नाम दे दिया गया देसी रियासत, लेकिन पहले ये सारे के सारे कुछ राजवंश के नाम से जाने जाते थे। तो एक आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे जो देसी रियासत से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ पे राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, और एक पार्ट आपको मध्य प्रदेश का ऐसा मिलेगा जिस पार्ट के अंदर बेसिकली जो रूल कर रहे हैं वो ब्रिटिश प्रभुत्व के अंदर डायरेक्ट आता है, वो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रभुत्व के अंदर आता है, और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डायरेक्ट रूल कर रही है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ या पुनर्गठन हुआ तो उसकी स्थिति कैसे बनी, तो मैं आपको एक सिंपल बात करता हूँ, वो ये है कि बिफोर 1947 का जो सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, उस सिनेरियो की अगर बात करता हूँ तो वो सिनेरियो कुछ ऐसा दिखता है कि ये पूरे मध्य प्रदेश में अभी मेजर हमें कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टियां दिख रही हैं। 3 डायनेस्टियां यहाँ पर हैं, ये 3, और 3 डायनेस्टियां यहाँ पर हैं, 1 2 3। ये 3 डायनेस्टियों का टाइम पीरियड कुछ इतना है, और इन 3 डायनेस्टियों का टाइम पीरियड 18 से लेकर 20th सेंचुरी के बीच का है। इन टाइम पीरियडों में ये डायनेस्टियां आपस में रह रही हैं, रूल कर रही हैं। इनमें से कुछ डायनेस्टियों को मुगल हरा देते हैं, उसके बाद में मुगलों को हराने के बाद में मुगलों को ब्रिटिशर्स हरा देते हैं, और ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है, इंडिया में आने के बाद में जब वो रूल करना चालू करती है, तो उसी रूलिंग के साथ में अब मध्य प्रदेश का पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन चेंज होता है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो राजा महाराजा हमें दिखते हैं यहाँ पर इन नामों से, अब धीरे 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 ये बन जाते हैं सब देसी रियासत। और इनमें से गोंडवाना वाला जो पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है गोंडवाना वाला, यहाँ पर सारे राजा महाराजा एकदम से सब खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर कोई राजा महाराजा है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इस वाले एरिया को ध्यान से समझना, इस वाले एरिया को, गोंडवाना वाले एरिया को डायरेक्ट रूल कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार। बात समझ में आ रही है? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर वो छोटी छोटी रियासत कौन सी हैं। वो इतनी सारी छोटी छोटी रियासतें हैं कि अगर मैं अभी नाम लूंगा तो पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो बता दूं। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करता हूं, जिसे आगे चल के मैं एक नाम दूंगा मध्य भारत का एरिया, तो मध्य भारत की अगर बात करता हूँ तो उसमें अलीराजपुर भी है, झाबुआ भी है, रतलाम भी है, राजगढ़ भी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ गोंडवाना वाले इलाके में, तो बहुत छोटी छोटी रियासतें हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो उस समय पर ये एरिया हमारा छत्तीसगढ़ से मिलता था, तो छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम रियासतें इसके अंदर आती थी। बघेलखंड की भी बहुत सारी रियासतों की अगर मैं बात करूँ तो बघेलखंड में जो मेन रियासतें हैं जहाँ पे बघेल डायनेस्टी रूल कर रही है, मेन रियासत वो रीवा रियासत है। रीवा के अलावा अगर बात करूँ, जैसा उन्होंने पूछा,
तो यहाँ पे सतना रियासत आ जाएगी, मेहर आ जाएगी, कोठी आ जाएगी, सोहाबल आ जाएगी। ये वो बहुत छोटी छोटी रियासतें हैं जिनको आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको एक एक रेफरेंस दे दूंगा उसमें। सिमिलरली अगर मैं बुंदेला रियासत में बात करूं तो छोटी रियासतों बड़ी रियासतों की बात करूं तो बुंदेला रियासत में ओरछा रियासत सबसे बड़ी रियासत है। ओरछा के बाद में आप आगे चल के देखोगे तो टीकमगढ़ आ जाएगी, फिर चंदेरी आ जाएगी, फिर दतिया आ जाएगी, फिर उसके बाद में पन्ना आ जाएगी छत्रसाल की। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग रियासतें हैं, लेकिन मैंने आपको बस केवल रेफरेंस दिया। ये 1 2 3 और 1 2 3 कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा था 18वीं शताब्दी तक। एक 18वीं शताब्दी तक, जब तक बेसिकली कब कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है 1947 से पहले की, जब तक देश आजाद नहीं हुआ वहां तक की। इस पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश का, इसमें ये जो पुराना इतिहास आपको दिख रहा है जो हिस्ट्री से रिलेट करता है, ये राजा महाराजाओं का इतिहास है। इसमें जितनी भी आपको लोग दिखेंगे वो सब राजा महाराजा मिलेंगे। अब इन राजा महाराजाओं का टाइम पीरियड खत्म होता है और इसके बाद में अब रूल करना शुरू कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन क्षेत्रों पर अपना रूल करना शुरू करती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो पहलू थे इंडिया में आने पर। या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी से भी लड़ाई करती थी, अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सरेंडर कर जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबमिशन एक्सेप्ट कर लेता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको बना देती थी देसी रियासत, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो प्रिंसली स्टेट। और अगर वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है और लड़ाई के बाद अगर उसमें से उसकी पूरी डायनेस्टी खत्म हो जाती है और उसके पास कोई भी रूल करने वाला राजा महाराजा नहीं बचा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट उस क्षेत्र पे रूल करती थी और उसको बोलते थे डायरेक्टली रूल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही है तो उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन, डायरेक्ट। मतलब इसको रूल ही करेगा कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये वो पार्ट था मध्य प्रदेश में जिसको बेसिकली रूल करती थी देसी रियासतें। देसी रियासत मतलब वो राजा महाराजा जिनके नाम मैंने आपको बताए इस तरीके से। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा और थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करो। तो एक बात में अगर मैं अपनी बात को रखूं केवल एक शब्द में, तो इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 मेजर बड़ी बड़ी रियासतों में से 5 रियासतें ऐसी हैं जो देसी रियासत कहलाती थी, पूरी 5। बघेलखंड, बुंदेला, भोपाल, सिंधिया, होलकर, ये सारी की सारी रियासतों के अंदर काउंट होती थी। क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश के अंदर इंटर किया, मैं बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट शब्द का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाना ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर इंटर किया तो सबसे पहले उन्होंने प्लासी जीता 1757 में, फिर उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई की। बक्सर की लड़ाई के बाद में उन्होंने धीरे धीरे इंट्रेंस शुरू किया इंडिया के अंदर ईस्टर्न पार्ट से, और उसके बाद वो अंदर आते 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 मध्य प्रदेश के अंदर इंटर करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जब इंटर करते हैं तो मध्य प्रदेश उस समय कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। मतलब उस समय जब जिस समय ब्रिटिशर्स मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे थे उस समय मध्य प्रदेश के अंदर अच्छे बड़े बड़े राजा थे। आप बोलोगे सर कौन से राजा, तो मैं फिर वही बोलूंगा, बघेलखंड रियासत के बघेल राजा, अलग अलग बहुत सारे राजा महाराजा हैं। बुंदेलाओं के बुंदेल राजा अलग, गोंडवानाओं के गोंड राजा, और फिर उसी तरीके से सिंधिया, होलकर और भोपाल के नवाब, चाहे भोपाल के नवाब हो या भोपाल की बेगम हो, कोई भी हो, ये लोग थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आने के बाद में इन सबको हराना शुरू किया धीरे धीरे, और इन सबको हराने के बाद में हर किसी के साथ इंडिविजुअल अलग अलग ट्रीटियां की, हर किसी के साथ। और जिन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बना दिया देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट। मतलब आप, प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है आप अपने इंटरनल मैटर में टोटली इंडिपेंडेंट हो। आपके इंटरनल मैटर मतलब आप बघेलखंड का जो हिस्सा है, ये बघेलखंड, इस जगह पर आप रियासत के राजा हो, बघेल राजा। आप कोई भी राजा हो सकते हो उस समय पे जो भी हो। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक सिंपल बात करता हूं, रघुराज सिंह बघेल। तो रघुराज सिंह बघेल एक समय पे एक राजा हैं, वो बघेलखंड रियासत के राजा हैं। अब ये राजा इस क्षेत्र पे रह रहे हैं और इन राजाओं ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में ट्रीटी कर ली। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपका एरिया आपका है, अगर आपके एक्सटर्नल मैटर होंगे, जो भी बाहर के मैटर आप किसी से कुछ भी करते हो, बस उस पर आप हमारी परमिशन ले लेना, हमसे एक बार परमिशन ले लेना कि उसको करना है या नहीं। इंटरनल मैटर में आप अपना जैसा राज्य चलाना चाहते हो आप वैसा चलाने के लिए फ्री हो।
लेकिन कुछ ऐसे भी मध्य प्रदेश के अंदर क्षेत्र थे जहां पर ये देसी रियासत वाला सिस्टम नहीं चलता था, वहां केवल डायरेक्ट ब्रिटिश प्रभुत्व चलता था। वो केवल एकमात्र एरिया था, और वो एरिया था गोंडवाना वाला पार्ट। इस गोंडवाना वाले पार्ट में, जहां पर एक समय पहले गोंड रियासत के राजा रहते थे, सारे के सारे, उन गोंड रियासत के राजाओं ने एक स्पेसिफिक एरिया बनाया था जिसको बोलते थे गोंडवाना। और इस गोंडवाना वाले पार्ट में ओवर द पीरियड धीरे 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 ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार करना चालू किया, और ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार करते करते यहाँ पर डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया। तो ये जो पार्ट था गोंडवाना वाला, ये डायरेक्ट रूल किया जाता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, while the other different part will be ruled by the individual king। इंडिविजुअल किंग मतलब उस जगह का इंपॉर्टेंट राजा। आप पूछ सकते हो सर कौन सा राजा, जो भी उस समय पर जिस समय पर रह रहा है, चाहे वो सिंधिया डायनेस्टी का हो चाहे वो होलकर डायनेस्टी का। तो मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं एक मध्य प्रदेश को इस तरीके से यहाँ पर रखूं और दो पार्ट में बाइफरकेट करूं फिर से, तो देखो एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, उसी तरीके से ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, इतने पार्ट है मध्य प्रदेश के। इसमें से ये दो पार्ट और ये तीनों पार्ट, ये सारे के सारे देसी रियासत कहलाते थे। ये भी देसी रियासत कहलाते थे। और ये जो पार्ट था ये डायरेक्ट ब्रिटिश प्रभुत्व के अंदर आता था। इस तरीके से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करेगी। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसके अंदर जितने भी रियासतें रह रही हैं, चाहे वो छोटी रियासत हो चाहे बड़ी रियासत हो, मैंने एक रियासत का नाम लिया बड़ी गोंडवाना। अब और भी बहुत छोटी 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 छोटी, गोंडवाना तो एक क्षेत्र है पूरा, मैंने गोंड रियासत का नाम लिया। उसके अलावा और भी छोटी छोटी रियासतें हो सकती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी छोटी 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 अलग अलग रियासतें थी। तो बात केवल इतनी सी है कि अगर एमपी आपको इतना सा दिख रहा है तो आपको कि सर ये चल क्या रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया में भी सेम यही सीन चल रहा है। अगर आप महाराष्ट्र में होते और महाराष्ट्र का कोई भी एग्जाम दे रहे होते तो भी आपको महाराष्ट्र में ये पढ़ना पड़ता, अगर आप किसी और जगह पर होते तो भी आपको सेम यही सीन मिलता। तो ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखोगे सेम यही दो फैक्टर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, धीरे धीरे लड़ाइयां शुरू करती है, लड़ाइयां करने के बाद में राज्यों को जीतती है, राज्यों को जीतने के बाद में जिन राज्यों के राजाओं से उसकी पूरी की पूरी ट्रीटी हो जाती है, अच्छे संबंध हो जाते हैं, उन्हें वो देसी रियासत बना देती है और कई राज्यों को सीधे अपने पार्ट के अंदर रख लेती है डायरेक्ट रूल करने के लिए, और उनको डायरेक्ट रूल करती है। 1947 1947 तक का इतिहास कुछ ऐसा ही इतिहास है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, ना केवल मध्य प्रदेश का, पूरे ऑल ओवर इंडिया का पूरा इतिहास आपको एक्यूरेट यही मिलेगा। मैं केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश में भी आपको यही सीन देखने को मिलेगा। पूरी जगह पर रियासतों के राजा महाराजा हैं। इन रियासतों के राजा महाराजा बेसिकली बाद में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार कर लेते हैं और बन जाते हैं देसी रियासत। तो अगर एक सिंपल बात करूं तो ये बात चल रही है बिफोर 1947, 1947 से पहले की स्थिति की। अभी टॉपिक तो पूरा कर लेने दो, तब तो क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ तक कि कोई डाउट तो नहीं है? बढ़ूं आगे। एक सिंपल बात वो ये है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का आना और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन पार्टों को कुछ इस तरीके से बना देना। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इनको इस तरीके से बनाना शुरू करती है तो अब इन पार्टों में ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करती। इन पार्टों में ध्यान से सुनना, इन पार्टों में क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही ट्रीटी कर ली थी उन देसी रियासतों के राजाओं से कि हम आपके इंटरनल मैटर में कभी भी किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई भी। बस केवल आपका जो एक्सटर्नल मैटर है, एक्सटर्नल मैटर आपको कि सर एक्सटर्नल मैटर क्या मतलब? बाहर का मैटर, के बघेलखंड रियासत के राजा जो बघेल राजा हैं वो कभी भी बुंदेलाओं के साथ में किसी तरह का कोई टाई अप नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई भी टाई अप नहीं करेंगे। आप उनसे किसी तरह का कोई टाई अप नहीं करोगे। टाई अप मतलब क्या? कोई किसी तरीके का मैट्रिमोनियल रिलेशन नहीं बनाओगे आप, ठीक है। किसी तरीके का कोई भी कोरेस्पोंडेंस नहीं करोगे। क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर था कि हो सकता है आगे चल के ये दो रियासत के राजा आपस में मिल जाएं और कॉन्स्पिरेंसी करके हमारे खिलाफ ही रिवोल्ट कर दें। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट झेले थे इंडिया में,
तो उनको डर लगता था, इसलिए वो क्या करते थे, एक रियासत को दूसरी रियासत से हमेशा आइसोलेट करके रखते थे कि एक रियासत दूसरी से मिल ना पाए, बस आप अपने अंदर रहो और अपने अंदर खाते पीते रहो, ये स्थिति वो करते थे। तो बिफोर 1947 में ये सब एक दूसरे से अलग अलग है, पर इंटरनल लेवल पे इंडिपेंडेंट है। केवल मात्र ये जो पार्ट है जिसको मैं फिर से गोंडवाना लिख रहा हूँ, गोंडवाना क्षेत्र, और यहाँ पे रूल करते थे एक समय पहले गोंड रियासत के राजा, ये हार गए मुगलों से और मुगल हार गए ब्रिटिशर्स से फाइनली, है ना। और जब मुगल हार गए ब्रिटिशर्स से तो ये पूरा का पूरा एरिया फाइनली आ गया ब्रिटिशर्स के पास ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एरिया को, ये जो एक एक एरिया था, इस एरिया को डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया। और डायरेक्ट रूल शुरू किया मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इसके अंदर सारे के सारे काम ब्रिटिश गवर्नमेंट कराती थी, क्योंकि इसमें कोई राजा महाराजा नहीं था। तो ये जो एरिया था, इस एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफरेंट अलग 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 प्रशासनिक कार्य कराना शुरू किए। और प्रशासनिक कार्य कराने के साथ में इस एरिया को धीरे 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 डेवलप करना शुरू किया। तो आप देखोगे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एरिया को अपने पास ले लिया, ये वो समय था 1820। 1820 में 1820 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पूरे के पूरे पार्ट को अपने कब्जे में मिला लिया। अब ये समय 1820 ही क्यों होगा? बस केवल इतना पार्ट ले रहा हूं मात्र, ये और ये है गोंडवाना। एक डेट ली है बस मैंने केवल 1820, और वो भी इसलिए लिए ये 1820 क्योंकि इस समय तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया की मेन मैक्सिमम सबसे पावरफुल पावर जितनी भी थी उन सबको हरा चुकी थी। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को हरा दिया, और लास्ट मराठों को हराने के बाद में इंडिया के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट पावर थी वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, एक्सेप्ट पंजाब, एक्सेप्ट पंजाब राणा रणजीत सिंह को छोड़कर। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन एरिया जीतना शुरू किया 1818 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मराठों को पूरी तरीके से हराया। और इस मराठों को हराने का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। मराठों को हराने का ये मतलब है, आपको कि सर मराठों से हमें क्या मतलब, हम एमपी का इतिहास पढ़ रहे हैं, मराठे महाराष्ट्र में हैं। तो पर्पस कुछ ऐसा है कि एमपी का जो नीचे वाला पार्ट है ये महाराष्ट्र से लगती है इसकी बाउंड्री, और ये जो महाराष्ट्र में जब पेशवाओं का शासन था तो पेशवाओं के शासन में सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा थे बालाजी बाजीराव फर्स्ट। बालाजी बाजीराव फर्स्ट ने पूरे मराठा कैंपेन को नॉर्थ की ओर मूव कराया था, और नॉर्थ की ओर मूव कराने के बाद में इन लोगों ने गोंडवाना क्षेत्र पर अटैक किया था, और गोंडवाना के मैक्सिमम पार्ट को अब इन्होंने कैप्चर्ड कर लिया था गोंड राजाओं से। और इसके बाद यहाँ से ये मूव करते हुए आगे बढ़े थे, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये बुंदेलाओं पर पहुंचे थे। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि किस तरीके से उन्होंने छत्रसाल की मदद की थी मस्तानी के केस में, और फिर उसके बाद में मोहम्मद का बंगस को हराया था, और मोहम्मद का बंगस को हराने के बाद में एक बहुत बड़ा इलाका बुंदेलखंड का एज अ गिफ्ट के रूप में छत्रसाल ने बाजीराव को दे दिया था, और उसे अपना तीसरा पुत्र भी मान लिया था, एडॉप्टेड सन भी माना था। तो इतना सब कुछ मराठाओं के पास आ गया था लड़ाई झगड़े करके। तो मराठा उस समय बड़े पावरफुल थे जब बाजीराव फर्स्ट था, लेकिन बाजीराव फर्स्ट की डेथ हो गई, उसके बाद आगे चल के मराठाओं भी धीरे धीरे कोलैप्स करने लगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में तो मराठाओं की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराना शुरू किया। ऐसी स्थिति में मराठे और वीक होते गए और वीक होते गए, और फिर ब्रिटिशर्स इस समय पे और पावरफुल होते गए। जब ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो ब्रिटिशर्स ने मराठों के खिलाफ लड़ाइयाँ शुरू कर दी, और उन्हीं लड़ाइयों की जो अंतिम अंतिम लड़ाई शुरू थी वो लड़ाई 1818 में चलती है। और उस 1818 की तीसरी लड़ाई में ल्यूसेंट जैसी बुकें आप पढ़ते होगे, तो ल्यूसेंट जैसी बुकों में आप सिंपल बात पढ़ते होगे कि आंग्ल मराठा लड़ाइयाँ 3 हुई थी, 3 लड़ाइयाँ। मैं केवल तीसरी की बात कर रहा हूँ, लास्ट। उस तीसरी लड़ाई का जो कंक्लूजन निकला 1818, और उसमें मराठे पूरी तरीके से हार गए और अब ब्रिटिशर्स जीत गए यहाँ पर। तो आप कहोगे इसका फायदा एमपी में क्या हो रहा है, तो मराठों की जितनी भी प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश के अंदर
उनके पास थी वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी ट्रांसफर हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मराठे ब्रिटिशर से हार चुके थे, और ब्रिटिशर से हारने के बाद में उन लोगों ने ट्रीटी कर ली थी अलग अलग, और ट्रीटियां करने के बाद में उनके पास में जितना भी एरिया मध्य प्रदेश के पास था, वेदर इट इज रिलेटेड टू द बुंदेलखंड और रिलेटेड टू द गोंडवाना एरिया, द होल एरिया विल बी गिवन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सारा का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको देना पड़ा, दिया गया। अब ऐसी कंडीशन में ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में ये एरिया आ गया मध्य प्रदेश का सारा, और मध्य प्रदेश का ये सारा एरिया जब पहली बार उनके पास आया तो वो टाइम पीरियड था 1820 का, इसीलिए मैंने इस डेट को रखा 1820। 1820 की डेट कोई ऐसे ही रैंडमली डेट नहीं है कि मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया, उसका मेन पर्पस हिस्ट्री से जुड़ता है, और वो कुछ ऐसा है कि 1818 में मराठाओं की पूरी तरह हार हुई, मराठाओं का मध्य प्रदेश में जितना भी पार्ट था वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को संभालना था कि वो मध्य प्रदेश को किस तरीके से देखती है, तो उन्होंने अब इस पार्ट को रखा और इस पार्ट में अलग अलग काम कराना शुरू किए। 1820 में मध्य प्रदेश के इस पार्ट को जहां पर वो अपने पास कैप्चर्ड करते हैं उसे एक नाम देते हैं खुद से, और वो नाम होता है 1820 में सागर नर्मदा टेरिटरी। मैं लिख रहा हूं इसको हिंदी में क्षेत्र। 1820 सागर नर्मदा टेरिटरी, दो नाम है इसमें। सागर और उसके आसपास का एरिया जो आज के समय में आपको बुंदेलाओं का दिखता है, बुंदेलखंड का हिस्सा दिखता है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये भी मराठों के पास था, ये उन्होंने मराठों से यहाँ से ले लिया ये वाला पूरा पार्ट। और नर्मदा और उसके आसपास का जितना भी एरिया है, नर्मदा यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, ये वाला एरिया, तो नर्मदा और इसके आसपास का एरिया जिसको उस समय पे गोंडवाना बोलते थे, और आज के समय पे आप लोग इसको महाकौशल के नाम से जानते हो। फ्रीडम स्ट्रगल में इसका नाम चेंज हो जाएगा, और इसका नाम चेंज होने के बाद में इसको कई लोग बोलने लगेंगे महाकौशल, तो वो हम बाद में बात करेंगे कि क्यों इसका नाम महाकौशल पड़ा। तो ये जो पूरा एरिया है 1820 में इस नाम से जाना जाने लगा, जिसका नाम था सागर नर्मदा टेरिटरी क्षेत्र। ओके। हम्म हम्म। आई कैन मैनेज सेल्फ। ओके, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, और एक क्वेश्चन जो अभी एक बिल्कुल लास्ट इन्होंने पूछा कि सर वो तृतीय लड़ाई कब हुई थी। 1818 तृतीय लड़ाई का पार्ट था सबसे, ठीक है। तो ये वो इतिहास की बात है, उसको बताना नहीं है यहाँ पर, हम लोग फिर भटक जाएंगे अपने मुद्दे से। ये तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1817 से 1818 के बीच में लड़ी गई थी, जो आंग्ल मराठा वार के नाम से जानी जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंग्लो वॉर, ये मराठा वार। तो एंग्लो मराठा वार तीन हुए थे, पहला हुआ था 75 से लेकर 82 तक, जिसमें फर्स्ट संधि हुई थी सालवाई की ट्रीटी। देन उसके बाद में सेकंड हुआ 1802 से लेकर 5 तक, फिर उसमें अलग अलग ट्रीटियां हुई, और तीसरा और अंतिम जो हुआ था वो इस समय हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1820 में सागर नर्मदा क्षेत्र बना, यहाँ तक क्लियर है। ये सागर नर्मदा क्षेत्र में थोड़ा सा पार्ट सागर का और बाकी पूरा का पूरा नर्मदा का पार्ट, मतलब गोंडवाना का पार्ट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू रूल किया जा रहा है। अब आप कहोगे सर बाकी हिस्से में मध्य प्रदेश के क्या हो रहा है? बाकी सारे के सारे हिस्से, चाहे ये पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो या इधर वाला सारा पार्ट हो, ये सब रूल किया जा रहा है वहाँ के राजा महाराजाओं के थ्रू, चाहे वो होलकर राजा हो, चाहे वो सिंधिया राजा हो, या फिर भोपाल, या फिर अलग अलग। बस केवल इस पार्ट को डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इसको रूल करना शुरू किया तो इसे एक नाम दे दिया सागर नर्मदा टेरिटरी, सागर नर्मदा क्षेत्र। अब आप कहोगे सर सागर नर्मदा क्षेत्र क्या है, तो मैं बोलूंगा पुराना गोंडवाना। पुराना गोंडवाना, जिस क्षेत्र को आप पुराना गोंडवाना बोलते हो, जहाँ पे गोंड रियासत के राजा महाराजा रहते थे, वही सारा का सारा एरिया कहलाने लगा। आगे चलकर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया तो वही एरिया कहलाने लगा सागर नर्मदा टेरिटरी। अब यहाँ से आगे ये लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ने के साथ में अब ये धीरे धीरे एरिया को जीतना शुरू करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम, मेन काम था ईस्ट इंडिया कंपनी का मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया को जीतना, तो जितना तरीके से वो जीत पाए उतने तरीके से वो जीतने का काम करते थे। आप देखो हर बार अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज बनाते हैं, और उन एक्सक्यूजों की मदद से इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को जीतते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं, कोई सहायक संधि लेके आ रहा है, कोई व्यवगत का सिद्धांत लेके आ रहा है, जैसे आप बोलते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। अलग अलग लोगों की अलग अलग माइंड सेट है, बस मेन काम है, वो काम है इंडिया की टेरिटरी को जीतना।
और मध्य प्रदेश की टेरिटरी में बात करें तो उस तरीके से भी अपने एरिया को फैलाते जा रहे हैं। यहाँ पर अभी इन्होंने इतना पार्ट जीता, अब यहाँ से आगे बढ़कर 1854 में ये और एक पार्ट जीत लेंगे और वो पार्ट होगा नागपुर। अब नागपुर भी इनके पास आ गया, तो इसका मतलब ये है अब नागपुर का पार्ट और इनके पास आ गया, तो ये पार्ट भी इनके साथ जुड़ गया और अब ये नागपुर का पार्ट भी जुड़ के सागर नर्मदा क्षेत्र का पार्ट बन गया और इसी के साथ जुड़ के आगे बढ़ गया। देन उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे और 1864 में ये मध्य प्रदेश में निमाड़ का पार्ट भी जीत लेंगे। निमाड़ समझते हो कहाँ पर है? निमाड़ दो पार्टों में होता है, पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़। अगर मैं एक सिंपल निमाड़ की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो सदर्न वाला पार्ट होता है, जहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करते हैं कहाँ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, है ना, ये बुरहानपुर, ये सारा का सारा जो पार्ट है ये निमाड़ का पार्ट कहलाता है। तो इस निमाड़ के पार्ट की मैं सिंपल बात करता हूँ एक यहाँ पर, तो 1864 में ये निमाड़ का पार्ट भी इन्होंने सिंधिया से जीत लिया। सिंधिया के कब्जे में था ये उस समय पे, और सिंधिया को बोला कि आपको उत्तर में हम लोग कुछ और दे देंगे प्रॉपर्टी, अभी आप हमें ये वाला पार्ट दे दो। तो सिंधिया को बोला कि आपको उत्तर में हम लोग कुछ और दे देंगे नॉर्थ की तरफ, आप हमें ये वाला पार्ट दे दो। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से इस वाले एरिया से अब इतना एरिया और कवर कर लिया। तो अब इनके पास देखो कितना एरिया आ गया, इतना एरिया, यहाँ पर इतना एरिया आ गया। तो 1864 में इनके पास निमाड़ भी आ गया। निमाड़ आने के बाद में 1903 में अब इन्होंने अपने एरिया को और एक्सपेंड करना चालू किया, और एक्सपेंड करने के बाद में अब इन्होंने यहाँ पर बरार को भी जीत लिया। बरार एक पार्ट है जो बेसिकली लगता है महाराष्ट्र में, यहाँ पर इस वाले एरिया में। तो बरार का पार्ट भी अब इनके पास आ गया, और बरार का पार्ट भी इनके पास आने से 1903 में ही इन्होंने अब इस क्षेत्र का नाम चेंज कर दिया। 1861 में हालांकि इन्होंने इस क्षेत्र का नाम रखा था, 1854 के बाद 1861 यहाँ पर नागपुर जब इनके पास आ गया था, तब इन्होंने इस क्षेत्र का नाम रख दिया था, सागर नर्मदा क्षेत्र का नाम रख दिया था मध्य प्रांत। मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंस, सीपी केवल। लेकिन 1903 तक आते आते इन्होंने इस क्षेत्र का नाम फिर से चेंज करा, और अब इसका नाम रख दिया इन्होंने मध्य प्रांत एवं बरार, और इसे इंग्लिश में बोलते हो आप सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो 1903 तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का जो एक पार्ट है, इस पार्ट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जो पार्ट एक समय पहले आपको देसी रियासतों में गौंड रियासत के रूप में जाना जाता था, वो दिखता था, अब वो पूरा का पूरा एरिया चेंज होकर कुछ इस तरीके से बदल गया। और वो बदला कैसे, अलग अलग डेटों में उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों से प्रॉपर्टी को जीता, क्षेत्रों को जीता, क्षेत्रों को मिलाते गए। उनको इस चीज की परवाह नहीं थी कि कहाँ पे कौन सा महाराष्ट्र का एरिया किसके साथ मिल रहा है किसके साथ नहीं। उनका काम था एरिया को जीतना, उसे एक जगह पे कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करने के बाद में उसकी बाउंड्री करके उसे एक जगह पर, एक स्थान पर एक नियत नाम देना। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, 1820 में उसका नाम सागर नर्मदा क्षेत्र रखा। ये सागर नर्मदा क्षेत्र 1861 में मध्य प्रांत बन गया, और ये 1903 में आगे चलकर बन गया सेंट्रल प्रोविंस और बरार, जिसे आप बोलते हो मध्य भारत एवं बरार का प्रांत। एक सिंपल बात, अगर यहां तक के कंक्लूजन को एक वर्ड में रखूं तो आप इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को बोल सकते हो मध्य प्रदेश। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पुराना आज का मध्य प्रदेश आप जो देखते हो, जिस मध्य प्रदेश की आप बात करते हो, वो और कुछ भी नहीं है, सिंपल मध्य भारत और जो यहाँ पे बात चल रही है मध्य प्रांत एवं बरार का पार्ट है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड में लिख दूं मध्य प्रदेश, तो ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल मध्य प्रदेश जो है वो यही वाला एरिया है, सीपी और बरार का। ये सारा एरिया जो है, जो आज आपको मध्य प्रदेश का दिखता है, ये उस समय तो देसी रियासतों का पार्ट था। और देसी रियासत है तो 47, 48 के बाद जब वल्लभ भाई पटेल ने सबको कन्विंस किया, उसके बाद धीरे धीरे मिलना शुरू हुई, तब जाके आपस में आके जुड़ी हैं। लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश अगर आपको दिखता है कोई, तो वो मध्य प्रदेश कुछ भी नहीं है, केवल आपको है
मध्य प्रांत और बरार, जिसको इंग्लिश में एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है सीपी एंड बरार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज देयर एनी डाउट? कुछ भी पूछना हो, कहीं पे भी अटक रहे हो आप, है ना, वो तो सब जानते ही हैं निमाड़ में क्या क्या है, खंडवा खरगोन सब लिख के ही भेज दिया उन्होंने। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी, यहाँ तक में, क्योंकि फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। मध्य प्रांत नाम रखा था उसका। इसमें थोड़े से और भी रीजन थे, इन लोगों को बार बार ऐसा चेंज क्यों करना पड़ रहा है, अगर आप थोड़ा अगर सोचें तो इस सोचने का रीजन ये हो सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस क्षेत्र पे डायरेक्ट रूल कर रही है, कोई राजा महाराजा नहीं है, जबकि इससे ऊपर वाले क्षेत्र में राजा महाराजा हैं, पन्ना रियासत के राजा हैं, टीकमगढ़ रियासत के राजा हैं, और वो सब बुंदेले हैं। इसके बगल में भी रियासत के राजा हैं और वो बघेले हैं। इसके बगल में भी रियासत के राजा हैं, वो भोपाल की नवाब और भोपाल की बेगम है। बट यहाँ पर कोई रियासत का राजा नहीं है, तो ये डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, और रूल कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस समय पर जो लोग थे उन लोगों की डिग्निटी बड़ी हर्ट हुई एक समय के बाद। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बेकार थी, ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते थे। फिर दूसरी बात, इनमें एक रेशियल सुप्रीमेसी की फीलिंग थी कि हम लोग वाइट हैं तो वाइट लोग सबसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, और आप लोग इंडियन ब्लैक हो तो आप लोगों के पास में एटिकेट नहीं होते। तो इस तरीके की बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मेंटेलिटी रखते थे ये। तो उस वजह से क्या होता था कि इस रेशियल सुप्रीमेसी के कारण अलग अलग रिवोल्ट होते थे। आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में एक रिवोल्ट हुआ था 1842 में, इसको बोलते हैं बुंदेला रिवोल्ट, बुंदेला विद्रोह। और ये विद्रोह सबसे ज्यादा इस बुंदेला क्षेत्र में हुआ था। और इसमें अगर आप इसके लीडरों को उठा के देखेंगे कि इसमें लीडर कौन थे, तो आपको मिलेंगे छोटे छोटे लीडर जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा परेशान थे। उसमें आपको बुंदेले भी मिलेंगे, उसमें आपको गोंड भी मिलेंगे, और उसमें आपको लोधी भी मिलेंगे। तो बुंदेले, गोंड और लोधी ये वो लोग हैं जो इस एरिया में सेटल डाउन है। और ये लोग ओवर द पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसियों से बहुत ज्यादा हरास हो चुके हैं, और इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इनको मन मार के गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। और अब गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह हो गया 1842 में। अब गवर्नमेंट फिर से घबरा गई, उसे लगा नहीं 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 नहीं, अब तो इसको कुछ और इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे, कुछ नए नए नियम चेंज करने पड़ेंगे। देन उसके बाद में 1854 में देन उसके बाद 1854 में ये क्या करते हैं, फिर यहाँ से बोलते हैं कि नहीं, एमपी में एक एक ऐसी लोकेशन देखी जाए जहाँ पे थोड़ा सा कूल काम पीस जगह हो। तो ये नागपुर को सीज करते हैं। नागपुर उस समय पे बहुत कूल काम पीस एरिया था, नागपुर में बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं होती थी, तो ये अपना हेडक्वार्टर चेंज करके नागपुर ले जाते हैं। 18 कब? 1854। इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1857 का रिवोल्ट हो गया। 1857 का रिवोल्ट सबसे खतरनाक रिवोल्ट। अब इनका फिर दिमाग खराब, इन्होंने कहा फिर गलती हो गई, फिर सुधारना शुरू चीजों को, और फिर दोबारा से एक्सटेंड करना शुरू। तो 61 में अब इन्होंने क्या किया, इस एरिया का नाम चेंज कर दिया, मध्य प्रांत बना दिया, और एरियाज के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे क्या ये एरिया बड़ा हो और हम फोर्स रख पाए, जिससे अगर आप म्यूटिनी कोई होता है, अगला रिवोल्ट कोई होता है, तो उसे इजीली सप्रेस कर दें। 1857 का रिवोल्ट सबसे बड़ा रिवोल्ट था, और जितना यूपी में फैला था, जितना दिल्ली में फैला था, सेम उसी इंटेंसिटी के साथ मध्य प्रदेश में फैला था। तो ऐसी कंडीशन में ये अब क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं। अब निजाम के साथ में इन्होंने किया, हैदराबाद के निजाम के साथ में, और उससे बोला बरार भी दे दो। तो 1903 में इन्होंने हैदराबाद के निजाम से बरार ले लिया, सिंधिया से निमाड़ ले लिया, और यहाँ पर ये नागपुर में भोंसले रहते थे, तो अप्पा जी भोंसले से इन्होंने नागपुर ले लिया फाइनली। और फिर ऐसे कर करके इन्होंने एरिया बढ़ाना शुरू किया, और एक समय के बाद 1903 में फाइनली इन्होंने पूरे एरिया को कंबाइंड करके उसका नाम रख दिया सीपी एंड बरार। और आगे चल के वही सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार कहलाने लगा मध्य प्रदेश। तो अगर कोई आपसे पूछता है पुराना आज का मध्य प्रदेश मतलब क्या, दैट मीन्स दिस इज सीपी और बरार टोटल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये जो प्रोसेस है 1903 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया, जब तक ये कुछ इसी तरीके से चलता रहा। और अब आप बोलोगे और बाकी जगह पे क्या हो रहा है, बाकी जगह पे अलग अलग, यहाँ पे बुंदेला रियासत है, यहाँ पे बघेल रियासत है, यहाँ पर होलकर है, यहाँ पर सिंधिया है, और यहाँ पर भोपाल के नवाब हैं। ये सब लोग आराम से रह रहे हैं।
बस इनका काम क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में टाई अप बना के रखना और इंटरनल मैटर में इंडिपेंडेंट रहना और एक्सटर्नल मैटर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिपेंडेंट रहना। बस इस तरह करके 1947 तक ये लोग चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति आपको 1947 तक कुछ इस तरीके से दिखती है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई इंडिया को फ्री करके, इंडिया आज़ाद हो गया। जब इंडिया आज़ाद हुआ 1943 को, तब इंडिया को वो कुछ इसी तरीके का छोड़ के गए थे और उन्होंने इंडिया के पास में जो चॉइसेस रखे थे पूरे के पूरे, वो कुछ इस तरह रखे थे कि जो भी देसी रियासतें हैं, जितनी भी देसी रियासतें हैं, जितनी भी, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, चाहे तो इंडिया के साथ मिल जाए, या चाहे तो जब हम लोग इंडिया में आए थे जैसी स्थिति हमारी थी, वो चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है जैसी रहना चाहे। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा नहीं, हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे इंडिपेंडेंट थे। और जो हमारे अधिकार में थे, जो क्षेत्र, वो क्षेत्र अब डायरेक्ट भारत सरकार के अधिकार में चले जाएंगे। जो मतलब इन्होंने यहाँ से सत्ता को ट्रांसफर किया, वो भारत सरकार के पास आ गई और नेहरू बने हमारे फर्स्ट यहाँ पर पीएम, तो उनके पास आ गई। तो अब इशू चल रहा था 1947 से बात को आगे बढ़ाने का। तो 1947 से 1956 क्यों, 1956 में ही मध्य प्रदेश बनाए, उसकी बात करूं तो इसकी बात को अगर थोड़े से मैं समराइज करूं मैं अपनी बात को, तो 47 से 56 तक का अगर मध्य प्रदेश का इतिहास आप देखते हो यहाँ पर, तो अगेन थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी ज्योग्राफी का मिला हुआ एक पूरा कॉम्बिनेशन है। अभी तक तो कोर हिस्ट्री थी, लेकिन दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन बिटवीन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। कैसे, 1947 में अब इन लोगों ने यहाँ से इस पूरे एरिया को आज़ाद किया और आज़ाद करने के बाद में ये पूरा एरिया सारा, ये जो एरिया है, अलग बना देता हूँ एक, देखना है इधर, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, अगर इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं ये लोग सीपी एंड बरार का एरिया, ये एरिया, ठीक है। इस एरिया में दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टियां बिलोंग करती थी, दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टियां मतलब दो इंपॉर्टेंट राजवंश, और एक राजवंश यहाँ पर था बुंदेला और एक यहाँ पर रहते थे बघेल। इन दोनों को ज्वाइंट करा और ज्वाइंट करने के बाद में इस पूरे एरिया को बना दिया विंध्यन स्टेट, विंध्यन प्रोविंस। मैं प्रोविंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रदेश क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र, ठीक है। और ये जो पार्ट था इधर वाला जो पार्ट था, इसमें होलकर भी थे, सिंधिया भी थे, और भी अलग अलग रियासत छोटी छोटी थी। इसको क्या बना दिया, हाँ, मध्य भारत, इसको बना दिया मध्य भारत क्षेत्र। तो तीन अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारी बातें जो चल रही हैं वो 1947 की चल रही है। 1947 में 47 से 48 तक की स्थिति अगर आप देखो तो 47-48 की स्थिति कुछ आपको ऐसी ही मिलेगी मध्य प्रदेश की, जब मध्य प्रदेश बेसिकली आपको तीन अलग अलग नामों से जानता हुआ मिलेगा। एक जगह मिलेगा मध्य भारत, तो आपसे कोई कहेगा मध्य भारत तो समझ जाना ये वो हिस्सा है जहाँ पर बेसिकली सिंधिया और होलकर डायनेस्टी के रूल पहले रूल करते थे। लेकिन फिर उसके बाद में इन लोगों ने 47 के बाद में अपने आप को मर्ज कर दिया दोनों ने, और और इनके साथ में कुछ छोटी छोटी रियासतें और थी, सब लोगों ने मिक्स करके अपना एक इम्पोर्टेंट ज्वाइंट नाम रखा मध्य भारत। फिर इसके अलावा ये पूरा पार्ट सीपी एंड बरार और ये पार्ट कहलाने लगा विंध्यन प्रोविंस। 48 तक की स्थिति क्लियर है यहाँ तक। 48 तक कुछ ऐसा ही पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहा। 1948 के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने एक नई स्ट्रेटजी निकाली, और वो स्ट्रेटजी थी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को, ना केवल मध्य प्रदेश को, ऑल ओवर इंडिया को जोग्राफिकल रूप में यूनाइटेड करना। क्योंकि ब्रिटिशर जिस तरीके से इंडिया को छोड़ के गए थे, उस तरीके से अगर आप देखो तो इंडिया और एमपी सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते, और आज आप और हम अलग अलग कंट्रियों में रह रहे होते। तो ऐसी कंडीशन में पूरे पार्ट को यूनाइटेड करने के लिए 1948 से इसे जोग्राफिकल यूनिट में बांटा गया। जोग्राफिकल यूनिट मतलब भौगोलिक आधार पर यूनाइटेड करने की बात की गई। तो आपको इतने बड़े बड़े कठिन शब्द याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। 1948 के बाद जो हुआ वो कुछ ऐसा था जिसमें पूरे मध्य प्रदेश को पार्ट सिस्टम में अलग अलग बांट दिया गया।
और वो पार्ट सिस्टम कुछ इस तरीके से थे कि मध्य प्रदेश में अलग अलग पार्ट बनाए गए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, कुछ इस तरीके से उसके पार्ट सिस्टम बना दिए गए। और अब इसमें कौन सा पार्ट क्या होगा, तो एक सिंपल सी बात थी, जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहते थे, जितने भी पार्ट जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको डायरेक्ट रूल करती थी, उन्हें पार्ट ए में रखा जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में जिन अलग अलग देसी रियासतों ने अलग अलग ट्रीटियां की थी ओवर द पीरियड, उन सबको उन्होंने बी और सी में रखा था। और एक पार्ट और बनाया था इन्होंने डी। वो डी पार्ट उन लोगों के लिए था जहां पे आज के समय में आप यूनियन टेरिटरीज देखते हो, संघराज्य क्षेत्र, लेकिन हमने एमपी के कॉन्टेक्स्ट में केवल 3 पार्ट उठाए हैं। अब इन 3 पार्टों में आप देखो, ये सीपी और बरार डायरेक्ट रूल किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो कौन सा पार्ट होगा? वेरी गुड, ए पार्ट। ये, हाँ, ये, हाँ, ये और ये दोनों अगर बात करें तो, हाँ, तो ये पार्ट हो गया बी और ये पार्ट हो गया सी। मध्य भारत को बनाया बी पार्ट और इसको बनाया विंध्यन प्रदेश को क्या? सी पार्ट। तो ए बी सी ये 3 अलग अलग पार्टों में इन्होंने डिसाइड किया। 1948 1949 के आसपास की बात है। 1949 में आकर भोपाल भी कन्विंस हो गया, हमीदुल्ला की बात चल रही है, नवाब हमीदुल्ला आ गए और ये भी कन्विंस हो गए, इन्होंने भी इंडियन टेरिटरी के अंदर अपने आप को मिला दिया। एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि सर सिंधिया और निमाड़ का कनेक्शन समझ में नहीं आया। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री डिस्कस नहीं की है। सिंधिया बेसिकली मराठा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। मराठा जब इंडिया के अंदर आए थे, तो चाहे सिंधिया हो या होलकर हो या पवार हो, ये सब मराठे ही हैं। जब ये मराठे इंडिया मध्य प्रदेश के अंदर आए थे, तो ये पूरे के पूरे एरिया में फैले हुए थे, यहाँ पर सारे एरिया में। और जब सिंधिया अपने पीक पर थे, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ महाजी सिंधिया की, तो महाजी सिंधिया और उनसे उनसे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर जब बाद में आए, दौलत राव सिंधिया, महाजी सिंधिया, इन लोगों ने एमपी की मैक्सिमम टेरिटरी को एक्वायर्ड किया। उन्हीं टेरिटरी में से मैक्सिमम टेरिटरी का एक पार्ट, निमाड़ का पार्ट भी उनके साथ था और बाकी बचा हुआ पार्ट उनके पास था। आगे चल के इसी सिंधिया डायनेस्टी में एक सिंधिया आए थे, दौलत राव सिंधिया, जो बाद में जाकर उज्जैन से अपनी राजधानी ट्रांसफर करके ग्वालियर ले जाते हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि सर सिंधिया डायनेस्टी जो ग्वालियर से बिलोंग करती है, वो निमाड़ को कैसे जीत सकती है? तो उनको शायद ये नहीं पता कि सिंधिया एक समय पे सबसे पहले जब बाजीराव फर्स्ट था, तो बाजीराव के सबॉर्डिनेट थे ये। तो बाजीराव ने ही सिंधिया डायनेस्टी का जो मेन फाउंडर है राणोजी सिंधिया, सूबेदार राणोजी सिंधिया, और होलकर डायनेस्टी के जो मेन फाउंडर हैं सूबेदार मल्हार राव होलकर, इन लोगों को जो प्रॉपर्टियां दी थी, उन प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी इंदौर में दी थी और एक प्रॉपर्टी उज्जैन में दी थी। तो इनिशियली रूप में ये उज्जैन में थे। उज्जैन, सुजालपुर, शाजापुर ये जीता था इन्होंने, और इसी के साथ में आगे चल के निमाड़ विमाड़ जीत लिया इन लोगों ने। वो तो बाद में इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई इतनी ज्यादा होने लगी होलकर सिंधिया में कि फिर सिंधिया यहाँ से शिफ्ट करके ये ग्वालियर चले गए। और इसके अलावा ब्रिटिशर से भी ये एरिया हार चुके थे, तो ब्रिटिशर से एरिया हारने के कारण इनको शिफ्ट करके वहां जाना पड़ा। तो वो बेसिकली इतना बड़ा कनेक्शन अगर मैं बताता, तो वो डेमो क्लास में इतना सब डिटेल में नहीं जा सकता मैं, है ना। तो बात केवल इतनी सी चल रही है कि 1948 में कुछ इस तरीके की स्थितियां बनी यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? 48 के बाद में नया नाटक शुरू हो गया इंडिया में। ये जिस हिसाब से ये सोच रहे थे, ये गणित इतना सिंपल नहीं था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के मैक्सिमम पार्ट में आपने उस पार्ट को मिला दिया था यहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग भी शामिल थे, और मध्य प्रदेश का मैक्सिमम जो पार्ट है वहां पे हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। और हिंदी वालों के साथ में आप मराठी वालों को मिक्स कर दोगे या किसी और दूसरी लैंग्वेज वाले को मिक्स कर दोगे, तो आपस में एक एक कल्चरल मिक्सअप हो जाता है, तो आदमी के सेंटिमेंट हर्ट होने लगते हैं। तो उस चीज को लेकर अलग अलग सभी जगहों पर आप देखो, स्टेटों में अलग अलग टेंशन क्रिएट हो गई। और इस टेंशन की शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में जो बेसिकली तेलुगु बोली जाती है, उनको इन्होंने तमिल के साथ मिला दिया था, तमिल बोलने वालों के साथ। तो हर जगह पर ये बात चलने लगी कि भैया जिसकी जैसी लैंग्वेज है आप उसको अलग कर दो, जैसी लैंग्वेज बोलने वाला है वो वैसा रहेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाषा के आधार पर आप प्रांतों का विभाजन कर दो।
जो जैसी भाषा बोलता है, लैंग्वेज बोलता है, उसका वैसा रीजन बना दो। अगर एमपी में हिंदी बोलने वालों की मेजोरिटी है तो उसमें से मराठी बोलने वालों को हटा दो। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर इंडिया में बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर वैसे भी लड़ाइयाँ होंगी। और श्री रामल्लू पोटी 1953 में उन्होंने यहाँ पर एजिटेशन शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के नेता ने 50-52 दिन तक वो भूखे रहे। भूखे रहने के बाद में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लोगों ने तोड़फोड़ आग माग लगाना शुरू कर दी। मजबूरी में 1953 में नेहरू को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। हाँ, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। लेकिन अभी तक ये प्लान बना के चल रहे थे कि नहीं हमारा सब कुछ सही चल रहा है, जोग्राफिकल बेस पे बस यूनिट बनाओ और यूनिट बना के सबको अकेला रख दो। तो जब ऐसी बातें चलने लगी तो 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य भारत का। और जब आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया तो सभी राज्यों ने कहा अब हमें भी अलग कर दो। अब हमें काहे के लिए रखा है जब उनको अलग कर दिया तो यहाँ से बात चलने लगी सबके अलग होने की। तो 1953 में आप देखो एक कमीशन बनाया है इन्होंने, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन बना 1953 में और इसके दो मेंबर थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। दो सदस्य थे और खुद यहाँ पे फजल अली उसके मेन चेयरमैन थे। ये 3 मेंबर की एक बॉडी बनी। इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद बोला कि भारत को भाषा के आधार पर अलग किया जा सकता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप 1956 में इनकी रिकमेंडेशन को पास किया गया कमीशन की। और 1956 में जो कमीशन, ये जो कमीशन है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज फजल अली कमीशन। और फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन को 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में अब यहाँ पर 14 स्टेट बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब उन 14 स्टेटों में से एक स्टेट था मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को अब 1 नवंबर 1956 को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया। ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन टॉपिक जो हमारा सब्जेक्ट था। तो ऑर्गेनाइज तो 47 में ही हो गया था, अब रीऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश बना, उस मध्य प्रदेश को अब प्योरली लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेस पर अलग होना था। तो यहाँ पर इस सीपी और बरार में से ये जो बरार का पार्ट था ये महाराष्ट्र को दे दिया कि भैया आप यहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग रहते हो ना, तो एक काम करो आप महाराष्ट्र में चले जाओ। तो ऐसी 8 डिस्ट्रिक्टें थी, 8 डिस्ट्रिक्टें, और उन 8 डिस्ट्रिक्टों में से एक डिस्ट्रिक्ट नागपुर भी थी। वो सब के सब हमने महाराष्ट्र को दे दिए। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो उस समय महाराष्ट्र नहीं था, बम्बई प्रांत बोलते थे उसे। तो बम्बई प्रांत को पूरा दे दिया। और बम्बई प्रांत को देने के बाद में अब ये पार्ट इधर से चला गया और अब ये पार्ट जो ए पार्ट के रूप में था, अब ये प्योर केवल वो बचा जो हिंदी भाषी बोलने वालों का था, केवल उनका। इसी तरीके से अब पार्ट बी में आ जाए। पार्ट बी में यहाँ पर ये जो पार्ट है ये राजस्थान की बाउंड्री से लगता है। और इस राजस्थान की बाउंड्री का जो पार्ट था मंदसौर जिले का, वो नाम सुना होगा आपने, सुनील टप्पा, छोटी सी जगह भानपुरा तहसील लगती है, वो जो पार्ट है यहाँ पर, ये सुनील टप्पा, ये राजस्थान को लौटा दिया कि आप रख लो राजस्थान को। राजस्थान को देने का मतलब ये नहीं है कि एरिया को ट्रांसफर कर दिया, एरिया पर डोमिनेंस उसका हो गया। एरिया ट्रांसफर तो नहीं होता ना कि एरिया यहाँ से वहाँ चला जाए। एरिया तो बेसिकली जहाँ है वहीं रहेगा, बट ये था कि इस एरिया से एक डिमार्केशन लाइन खींच दी और ये पार्ट बेसिकली राजस्थान के पास चला गया। क्लियर है। और अब इसके बदले में यहाँ पर जो बात चल रही है, एक पार्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश का बीच में एक जगह थी सिरोंज, और ये सिरोंज का पार्ट, इस पे कोटा रियासत के राजा रूल करते थे। तो कोटा रियासत के राजा को बोला कि ये सिरोंज में हिंदी भाषी बोलने वाले लोग रहते हैं, इसको एमपी को दे दो। उन्होंने यहाँ से गिव अप कर दिया वो पार्ट, और गिव अप करने के बाद में ये सारा पार्ट, सिरोंज वाला पार्ट मध्य प्रदेश को मिल गया, ये राजस्थान से अलग हो गया। तो राजस्थान से वो पार्ट यहाँ पर आ गया, यहाँ से ये पार्ट राजस्थान में चला गया। कुछ इस तरीके का करेक्शन किया, और इस करेक्शन के बाद में मध्य भारत का ये पूरा पार्ट, जिसको आप पार्ट बी भी बोलते हो, अब ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। इस पार्ट में कोई करेक्शन नहीं किया गया क्योंकि कुछ संभावना ही नहीं थी। मध्य प्रदेश की बाउंड्री यूपी से लगती है और यूपी और एमपी दोनों में ही बेसिकली हिंदी बोली जाती है। और अगर इधर की बाउंड्री भी आप मिला के देखोगे तो ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ तो 2000 तक हमारे साथ ही था।
अब यहाँ पर आप उठा के देखो 1 नवंबर 1956 तक की एक्चुअल अगर स्थिति पे बात करूं तो मध्य प्रदेश के पास में 43 डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश के पास 43 डिस्ट्रिक्ट और 8 संभाग। ये सब काटापीटी करने के बाद मध्य प्रदेश के पास 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश बना है उस मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग थे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हम्म, बढ़ू आगे, पूछना है कुछ? तब यही तो है, और क्या अलग पढ़ोगे? ये तो इतना ज्यादा चल रहा है कि आप पीएससी में बैठ जाओ तो आपका काम बन जाए। इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा। अब लास्ट में बस 5 मिनट में मैं ना आपके क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, इसको पूरा का पूरा कंपाइल कर दूं मैं। ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो। तो यहाँ से बात आगे बढ़ रही है, अब देखना 1956। इस 1956 में जिले की बात चल रही है और संभागों की बात चल रही है। और जिले मैंने आपको बोला यहाँ पर 43 जिले हैं और यहाँ पर 8 संभाग। ऐसी कुछ स्थिति है कब? 1 नवंबर 1956। ये तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की स्थापना जब हुई थी 1 नवंबर 1956 को, उस समय मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे? हाँ, अब यहाँ से आगे बढ़े 1972। यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2 नए जिले और बढ़ गए। जो इंपॉर्टेंट है बस केवल उसी के नाम याद रखना, अननेसेसरी का फैक्चुअल बर्डन दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है कि मैं सारे फैक्ट याद कर लूं और मैं जो जो एग्जाम देने जा रहा हूँ उसमें टॉपर हो जाऊं। तो वो आपके लिए क्या है ना, फिर बर्डन क्रिएट करेगा। 2 नए जिले और बढ़े और अब 1972 में भोपाल को भी जिला बना दिया। और भोपाल के अलावा राजनांदगांव भी एक जिला बन गया। अब राजनांदगांव याद करना है कर लो, नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में है आज के समय में और छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया, तो उसके फैक्ट याद करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इतना याद रखना कि वो भोपाल जो इतनी मुश्किल से 1949 में कन्विंस करने के बाद में हमारे पास आया, वो उस समय भी इतना छोटा था कि वो जिला भी नहीं बन सकता था, तहसील था एक। उस समय पे 1972 में आके भोपाल जिला बना है, 1972 में तो भोपाल जिला बन गया। अब यहाँ पर ये 90, ये कितने हो गए? 45। हाँ, 45 हो गए ना यहाँ पर। अब यहाँ से आगे बढ़े 1972 से 1998। 1998 में 2 नए कमीशन बने मध्य प्रदेश के अंदर, एक वीपी सिंह और एक सिंहदेव कमीशन। 2 कमीशन, नाम याद होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 नए कमीशन बने और इन 2 नए कमीशन की रिकमेंडेशन थे, एक 10 डिस्ट्रिक्ट और एक 6 डिस्ट्रिक्ट। 10 और 6, 2 डिस्ट्रिक्ट और ये 2 बार डिस्ट्रिक्टों को और आगे बढ़ाया गया। डिस्ट्रिक्टों को आगे बढ़ाने का मतलब क्या था समझना, ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में 43 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कोई डिस्ट्रिक्ट थी वो इतनी बड़ी थी। तो यहाँ पर ये जो इस समय की बात चल रही है, दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में 1998 में। और इस समय पे उनका ये मानना था, जब इन्होंने कमीशन बुलाया, कि कई जिले इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ पे जिले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इन्होंने बोला जिला जिला पुनर्गठन आयोग बनाया जाए। तो जिले को पुनर्गठन करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर से डिस्ट्रिक्ट को काट दिया, एक डिस्ट्रिक्ट से, फिर डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को काट दिया। उस तरीके से ये डिस्ट्रिक्टें बन रही हैं अलग अलग। तो ये डिस्ट्रिक्टें और बनी, तो फिर 16 डिस्ट्रिक्टें और बढ़ गई आगे, तो 45 और 16 मिलके बन गई 61। और जब डिस्ट्रिक्टें बढ़ेंगी, बट ऑब्वियस है जब डिस्ट्रिक्टें बढ़ेंगी तो डिस्ट्रिक्टों को रूल करने के लिए कमिश्नरी भी बढ़ेगी, संभाग बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पर 4 नए संभाग और बढ़ाए गए, तो 8 और 4 12, 12 है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। अब बिल्कुल लास्ट एकदम अगर बात करें तो यहाँ पर
यहाँ से आगे बढ़ी गाड़ी 2000, छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ। हम्म कर- छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, और छत्तीसगढ़ हमसे अलग होने के बाद हमसे क्या ले गया? हमसे 16 जिले ले गया छत्तीसगढ़, और 3 संभाग ले गया। छत्तीसगढ़ जब 2000 में हमसे अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, और हमसे अलग होने के बाद में छत्तीसगढ़ हमसे 16 जिले ले गया, और 16 जिले ले जाने के बाद में 3 हमसे संभाग ले गया। तो फिर से अगेन हम लोग कहाँ पर पहुंच गए? 45। इसमें से ये गया तो 45, और यहाँ से ये गया तो कितना बचा? 9। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ के सेपरेशन के बाद में मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट बचे, कितने डिस्ट्रिक्ट थे? हाँ। हम्म इतना। या फिर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, और फिर इसके आगे क्या हुआ तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फिर, कि 2003 में फिर 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनी, और फिर 2000 उसके बाद 3 के बाद में 2008 में 2 नई डिस्ट्रिक्ट बनी, और फिर 2013 में एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी आगर मालवा, और 2018 में टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट बन गई। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो आज के समय में 52 डिस्ट्रिक्ट है ना? तो ये 45 के बाद से 52 तक की कहानी को मैं बाद में पूरा का पूरा समअप कर दूंगा, ठीक है? या फिर मैं इसको और अभी और डिटेल में खोल सकता हूँ, तो आप बोलोगे तो मैं इसको और डिटेल में भी अपन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? और सिमिलरली एक नया संभाग और बढ़ गया था 2008 में, शहडोल। तो शहडोल के होने से आज के समय में प्रेजेंट डे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हैं। कल को क्या होता है वो बात अलग है, लेकिन आज के समय में ये है हमारे पास। हम्म ये था, दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी। क्लियर है? आप यहाँ से जो क्वेश्चन सिंपल सिंपल बनते हैं, ध्यान से सुनना, वो बस केवल यही बनेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब आया, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं आज हम, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हाँ? कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।